नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। क्या नेपाल में हिंदू राजतंत्र वापस आ रहा है या फिर कहें कि क्या हिंदू मोनार्की नेपाल में वापस आ सकता है? दोस्तों, कुछ समय से कुछ सालों से नेपाल में एक धीरे धीरे एक आग सुलग रही है और वो आग है हिंदू मोनार्की को वापस लेके आने का और उसके साथ-साथ नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। ये सबको पता है कि 2007 में मोनार्की खत्म हो गई और ऑफिशियली 2008 में मोनार्की खत्म हो गई। उसके साथ-साथ में नेपाल एक सेक्युलर देश भी बन गया। ये बात सभी को अच्छे से पता है। लेकिन उसके बाद अभी क्या है, पिछले कुछ 6-7 सालों से धीरे-धीरे जो है लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे देश को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। उसके साथ-साथ में धीरे-धीरे जो है हिंदू मोनार्की भी हिंदू किंगडम की वापसी भी धीरे-धीरे उसके साथ-साथ लग-लग के आने लगी है। तो एक सवाल बनता है दोस्तों कि क्या हुआ? 2008 में ही हुआ है, 2015 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया है और ज़्यादा समय बीता नहीं है और वापस से इस तरह की मांग क्यों उठने लगी है? अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले वहाँ पर काफ़ी बड़ा आंदोलन हुए और पुलिस से वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं नेपाली, उनकी झड़प भी हुई और काफ़ी पुलिस को जो है काफ़ी राइट कंट्रोल मेथड्स जो है कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये सवाल तो ज़रूर बनता है दोस्तों और इसके साथ-साथ ये भी एक सवाल बनता है कि इसकी जो है इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है? इसमें एक जो पार्टी का जो नाम मुझे जो सबसे ऊपर दिखा, वो था नेपाल जनता पार्टी का। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी से नेपाल जनता पार्टी कैसे बन गया? अगर देखा जाए तो आइडियोलॉजिकली नेपाल जनता पार्टी की सेम आइडियोलॉजी है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है भारत में। दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन हाँ, आइडियोलॉजी के मामले में इनका जो है मिलन दिखता है। और ये जो इनके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई नेपाल जनता पार्टी वो नेपाल का भगवाकरण करना चाहती है, फिर उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके साथ-साथ और भी संस्थाएं हैं जो कि पहले से ही इस आंदोलन के लिए मुहिम कर रही थी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम कर रही थी। उसमें से नेपाल स्कॉलर काउंसिल है, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट सिटीजन फॉर वेस्ट है, फिर वेस्टर्न नेपाली सिटीजन्स है, नेपाली नेशनल क्या बोलते हैं, नेपाल नेशनलिस्ट ग्रुप है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र ग्रुप है। ये जो प्रजातंत्र पार्टी जो है ये केपी उनका जहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जो थे, उनके ही एरिया से आती है और इनफैक्ट वो भी काफ़ी सारे मंचों से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। वो कह रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ-साथ काफ़ी सारी जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, वो भी आपस में आकर जुड़ गई हैं और वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं। वो भी हिंदू किंगडम या फिर हिंदू राजतंत्र की बात कर रही हैं। तो दोस्तों, एक ये सवाल बढ़ता है कि क्यों इतनी जल्दी क्यों इनका मोह भंग हो गया जिस तरह से ये सेक्युलर डेमोक्रेसी बनी है? इसके पीछे जहाँ तक मुझे 2-3 चीज़ें जो समझ में आई हैं, ठीक है, उन सबको बारे में आज डिस्कस करता हूँ। देखिए, वहाँ पे जब से डेमोक्रेसी आई है, नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर-दूर तक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। तो एक तो ये जो लोगों को लगा था कि भाई डेमोक्रेसी आ जाएगी तो चीज़ें काफ़ी स्मूथली चलेंगी और जो ये लोग जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, खासकर ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना से स्पॉन्सर्ड फंडेड हुआ करती थी, उनसे क्या बोलते हैं, ये जो गृह युद्ध है उससे छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन कुछ खास ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई है वहाँ पर। सरकारें काफ़ी जल्दी आती हैं और काफ़ी जल्दी-जल्दी वापस चली भी जाती हैं। उसके साथ-साथ जियोपॉलिटिकल का भी इसमें कहीं न कहीं हाथ तो ज़रूर होगा। ठीक है। नेपाल जो है, चाइना और इंडिया के बीच में फँसा हुआ है और जब से ये डेमोक्रेटिक सेटअप आया है, नेपाल की सरकार जो है काफ़ी हद तक चाइना की तरफ टिल्ट हुई है। वहाँ से उनको फंडिंग भी मिलती आ रही है। एक आध एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, चाइना के से पैसे लेके वहाँ पे बनाए गए हैं और वो एयरपोर्ट ऐसा बना है कि उसको चलाने के लिए, उसको जो लोग आने हैं वहाँ पे, उसको फ़ायदेमंद बनाने के लिए नेपाल को भारत के साथ ट्रेड करना है। ट्रेड यानी कि उनको फ्लाइट्स भारत को मनाना है कि भाई आप अपनी फ्लाइट्स भेजो उस एयरपोर्ट पे। ठीक है, भारत उस पे आनाकानी कर रहा है और उसकी वजह से कहीं न कहीं नेपाल का जो फंडिंग है, नेपाल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो खतरे में है और वो इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ये जो आप नॉर्मल चीज़ें जो देख रहे हैं, ये आपने पाकिस्तान में भी देखा है, श्रीलंका में भी देखा है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स तो उठा लेती हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिटेबल बनाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है? तो वैसी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग वो पाकिस्तान की हालत है, चाहे आपकी श्रीलंका की है, चाहे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, जहाँ-जहाँ पे चाइना ने इन्वेस्ट किया है, वो देख रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई जहाँ-जहाँ पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ की इकोनॉमी बैठ गई है। वहाँ की तो वो लोग देख रहे हैं और वो उन्हें कहीं न कहीं वो फ़ील भी कर रहे हैं कि वो उनकी खुद की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो गया है। तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि भई भारत के साथ भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं दोस्तों, नेपाल के एकदम क्या बोलते हैं, 2 क्या एकदम अ, 2 भाइयों के जैसे जो होता है ना, वैसे रिलेशन है। ना तो वहाँ के जो लोग यहाँ पे भारत में आ सकते हैं, यहाँ पे आके नौकरी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस कोई एक तरह से एक देश की तरह ही वहाँ पे लोग रहते थे। मतलब अभी भी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ भारत में ही आके रहते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक कल्चरल सिमिलैरिटी वहाँ पे लोगों को पता है और अचानक से जब यहाँ पे लोगों का जो सरकार का, नेपाल सरकार का जब रुख बदला चाइना की तरफ, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? चाइना के साथ हमारा कुछ मिलता-जुलता है नहीं, खाली वो फंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत को छोड़ दें, ठीक है? तो ये एक चीज़ भी है। उन्हें लग रहा है कि ये जो सरकारें आई हैं, ये सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं और ये पहले से भी सबको पता है कि भाई जो राजतंत्र था, उसके रिलेशंस जो थे भारत के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो वो एक ये दूसरा मुद्दा जो जियोपॉलिटिकल्स का है और जो एक कल्चर जो पिछले अ, हज़ारों साल से चलता आ रहा है, उसका भी एक क्वेश्चन है। उसके साथ-साथ सेक्युलरिज़्म का एक जो इश्यू है, जब मैंने कहा हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड हो रही है, उसका बड़ा ही महत्व है। नेपाल के लोग भारत को भारत को अच्छे से समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि जिस तरह का सेक्युलरिज़्म भारत में चल रहा है, वही उसी टाइप का सेक्युलरिज़्म मोर और लेस धीरे-धीरे नेपाल में भी घर करता जा रहा है। और उसके तहत क्या हो रहा है कि जो कन्वर्जन्स है, क्रिश्चियन मिशनरीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। साथ साथ में मुस्लिम का जो कन्वर्जन उनका है, उनको वो भी एक्टिवेटेड है वहाँ पर। तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो कहीं जो हिंदू धर्म जो यहाँ पे मेजॉरिटी है, इमीडिएटली तो खतरे में नहीं आएगी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको वो खतरे में आ सकती है। तो ये जो है, ये कुछ कारण जो मुझे दिख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कारण काफ़ी साफ-साफ दिख रहे हैं और
लोगों के जो ये जो डिमांड्स हैं या फिर जो भय है, उनका डर है, मैं उनको लेजिटिमेट मानता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और चीज़ अभी रिसेंटली भी देखने को मिली है कि नेपाल के जो लास्ट राजा थे, अंतिम राजा राजा ज्ञानेंद्र शाह, वो भी धीरे-धीरे ये जो हिंदू किंगडम या फिर हिंदू मोनार्की जो है, उसके पक्ष में आ गए हैं। उनका भी सपोर्ट इन्हें मिलने लग गया है। तो कहीं न कहीं एक धीरे-धीरे एक मुहिम तो सेट हो रही है। लेकिन जो वहाँ की जो सरकार है, चाहे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर है, वो इसके पक्ष में नहीं है। और वो कहती है कि जो हमारा जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया गया है बड़ी मेहनत से, ये जो मुहिम है उसको उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि भाई, जो आप हिंदू राष्ट्र का आप जो डिमांड कर रहे हैं, ये अभी सही समय नहीं है, आप समय दीजिए थोड़ा सा। और जो अभी हमारी जो इकॉनमी जो है क्षतिग्रस्त हुई है, मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल कंडीशन में है, उसको हमें ठीक करने दीजिए। उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे देखेंगे, बातें करेंगे। तो ये जो है, ये स्थिति अभी की है। और मुझे लग रहा है कि ये जो मुहिम है धीरे धीरे आगे चलेगी। और कहीं ना कहीं माने या ना माने, भारत इसको इनडायरेक्ट सपोर्ट तो रहेगा ही, दे ही रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 सालों में नेपाल की वहाँ की जो सरकारें हैं, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके जो जो उन्होंने काम किए हैं, भारत वो नहीं चाहेगा कि वो जो है चाइना का अपना जो इन्फ्लुएंस है और उसको ज़्यादा और बढ़ा पाए। तो भारत इस पे एक्टिव रहेगा। और ये समय की बात है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से, कहाँ पे जाके चीज़ें फ्यूचर में किस तरह से वर्कआउट होती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।